हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। और चलो सॉल्व करते हैं इस साल का आईसीएसई क्लास 10 फिज़िक्स का पेपर, बोर्ड पेपर। अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। कोई बोल रहा है ठीक हुआ, कोई बोल रहा है इजी था, कोई बोल रहा है टफ था। मैंने पेपर देखा और इजी तो मैं नहीं बोलूँगी, इजी तो नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आए थे। और जनरली ऐसा देखती हूँ मैं, बोर्ड में सारे पेपर्स ऑलमोस्ट इजी होते हैं, बट कोई एक पेपर या दो पेपर इस तरीके का दे देता है जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। पेपर टफ भी नहीं था बट पेपर इजी तो नहीं था। कुछ एक क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, कुछ एक थोड़े से ट्रिकी थे क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। कॉन्सेप्ट अगर ठीक से लगा दिया तो तुम्हारा आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। तो वो मुझे बता रहा कमेंट सेक्शन में कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे तुम लोगों को गड़बड़ी लगी। वैसे मुझे कुछ एक क्वेश्चंस में लग रहा है कि शायद उन्हीं में लगा होगा गड़बड़, बट एनीवे चलो करते हैं सेक्शन ए से स्टार्ट। सारे आंसर्स मैं बताती हूँ और फिर बताना क्या आप लोगों ने भी यही आंसर लिखा है क्या। स्टार्टिंग विथ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। पहला, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फलक्रम इज कंसिडर्ड टू बी। करेक्ट आंसर विल बी बी, नेगेटिव। क्लॉकवाइज का नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव होता है। नंबर 2, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। नाउ देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर v की जगह 2v कर दे, 2v का स्क्वायर होता है 4v², मतलब ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ इन अ वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बी। Number 4, which of the following radiations suffer maximum deflection in a magnetic field? अल्फा बीटा दोनों करते हैं बट ज़्यादा बीटा रेडिएशन होता है। बीटा रेडिएशन क्योंकि बीटा रे पहले ही मुड़ जाती है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीटा में होता है। नंबर 5, स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मोर देन वायलेट लाइट। अगर हम विबग्योर देखें तो वायलेट का स्पीड सबसे कम है, उससे ज़्यादा इंडिगो का है, फिर विब मतलब उसके ज़्यादा ब्लू का है, तो ब्लू का इंडिगो और वायलेट दोनों से ही ज़्यादा हुआ। नंबर 6, अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली डैश इमेज। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। Number 7, when a body vibrates under a periodic force, the vibration of the body are always, the correct option will be C, forced vibration. Forced vibration का यही definition है कि body vibrates under a periodic force or external periodic force, तो that vibrations are called forced vibrations. Number 8, two notes are produced from two different musical instruments such that they have same loudness and same pitch, यानी उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा। तो द प्रोड्यूस नोट डिफर इन देयर वेव फॉर्म, क्योंकि वेव फॉर्म माने क्वालिटी वेव फॉर्म पे डिपेंडेंट है, तो वेव फॉर्म हुआ इसका आंसर। नंबर 9, व्हेन अ करंट I flows through a wire of resistance R for time t, then the electrical energy produced is given by, correct option will be A, I²RT. This will be the correct answer. Number 10, choose the correct relation for EMF and terminal voltage. इसमें terminal voltage is less than EMF when the cell is in use is correct option. जो ऑप्शन नंबर ए था, EMF और V इक्वल होते हैं, वो तब होते हैं जब सेल इज नॉट इन यूज, खाली तब तक ही इक्वल होते हैं, जैसे ही यूज में लाते हैं ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है। नंबर 11, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये मैंने देखा बहुत से लोगों का रॉन्ग हो रहा है, मुझे बताना किसने लिखा है। करेक्ट आंसर ये होगा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। क्यों होगा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ये भी समझा देती हूँ। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो ये तो हमको करेक्ट पता है कि वो जो सब्सटेंस होगा जिसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट लेना है हमको, वो
यूनिट मास है। यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, हम 1 kg ले सकते हैं, 1 kg है इसका यूनिट मास है, तो 1 kg है तो फिक्स ही है वो सब्सटेंस, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो मास 1 kg ही रखना है। ओके अब किसी को लगे कि हमने तो फार्मूला के हिसाब से किया, क्योंकि हम लोग कैलोरीमेट्री में ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, ओके हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास हुआ, यानी कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, फार्मूला के हिसाब से तो हमको करेक्ट दिख रहा है। अब कोई फार्मूला के हिसाब से जाए और डी कर दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऑल्दो फार्मूला से लग रहा है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बट इट इज़ नॉट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो फिक्स ही होता है ना एक सब्सटेंस के लिए। हम लोग जब कैलोरीमेट्री के सम्स करते हैं तो जो ये चेंज ऑफ स्टेट वाले होते हैं उसमें हमारे सम के ख़त्म होने के बाद में लिखा हुआ रहता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इतना है, तो ये चीज़ यानी फिक्स है। आइस कितना भी मास हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ है, उस मटेरियल का स्पेसिफिक लेटेंट हीट अलग होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ऑल्दो ए और बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी तो चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट के टाइम तो टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता, बी तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ए भी गलत होगा क्योंकि फार्मूला के हिसाब से भी क्लियरली दिख रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सी और डी में अगर कन्फ्यूजन है कि बहुतों ने इस फार्मूला के हिसाब से डी सोचा तो उन्होंने दिमाग में तो ठीक ही सोचा, बट कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो रॉन्ग होने का चांसेस रहता है। यहाँ कॉन्सेप्ट में यही है कि डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएँ तो क्लियरली है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट 1 kg के लिए हम बोलते हैं कितनी हीट एनर्जी चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए। तो जब पता ही है 1 kg है तो फिर मास पे क्या डिपेंडेंट है, कितना भी kg लो, ये तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो हमेशा 1 kg पे ही रहेगा। ठीक है, तो 12 बताना मुझे कितनों ने सी लिखा और कितनों ने कुछ और लिख दिया, तो इस हिसाब से आइडिया हो जाएगा कि कितनों का करेक्ट हुआ। बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ तो देखो 2-3 सम्स इधर उधर तो रॉन्ग हो ही जाते हैं, कभी कभी किसी को आते हुए भी गलत ऑप्शन लिख देता है, ऐसा भी बहुत बार मैंने देखा है। तो इतना भी दिल पे मत लेना अगर रॉन्ग हो जाए तो, जो भी यहाँ डैमेज हुआ है वो सारा रिकवर कर देना। अभी तो साइंस के 2 और पेपर्स आएंगे, केमिस्ट्री और बायो, उसमें रिकवर कर लेना, उसको और अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि साइंस के तो कंबाइंड मार्क्स ही रहते हैं हमेशा। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 13, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज 1900 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स इसका आंसर नंबर बी होगा, that 1 kg of substance X absorbs 1900 joule heat for 1 degree centigrade rise in temperature. Coming to number 14, when a ray of light travels normal to the given surface, then the angle of refraction is, अगर surface से normal है यानी surface से 90 डिग्री बना के light enter कर रहा है तो ऑप्शन सी angle of incidence 0 डिग्री। Number 15, small air bubbles rising up a fish tank appear silvery when viewed from some particular angle is due to the, and correct option will be D, total internal reflection. ओके, ये हुआ हमारा MCQ। नाउ सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 का 1 पार्ट ए है, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बिकम रेडियो एक्टिव। बहुत ही क्लियर, ये तो बुक में भी तुम्हारे लिखा हुआ है, न्यूक्लियस कब रेडियो एक्टिव बन जाता है, व्हेन न्यूट्रॉन बिकम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन प्रोटॉन। Now coming to part B, name a single pulley in which displacement of load and effort is not the same. सिंगल पुले तो है, सिंगल पुले 2 होते हैं ना, एक सिंगल फिक्स पुले इसमें तो बराबर होते हैं और एक होता है सिंगल मूवेबल पुले, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, सिंगल मूवेबल पुले। नाउ स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ दिस पुले, तो इसका एडवांटेज है दैट फोर्स, मतलब एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ होता है, तो यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ये लिख सकते हो, या फिर समझा सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है इट इज़ इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ होता है, कुछ भी लिखोगे मिल जाएगा आंसर। नाउ पार्ट 2
ए में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। ये वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एक चार्ट था तुम्हारे चैप्टर में, उसमें से दिया है। तो ट्रायंगुलर लेमिना का क्या होगा, सेंट्रॉइड है उसका। सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर सेंट्रॉइड वर्ड याद नहीं हो पर ये बताओ कि कैसे बनता है तो वो भी बोल सकते हो, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। मीडियंस तीनों जहाँ मिले वहाँ वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। नाउ पार्ट बी, व्हेन दिस ट्रायंगुलर lamina is suspended freely from any one vertex, what is the moment of force produced by its own weight in its rest position? ना देखो, जो लमीना है ट्रायंगुलर लमीना है ना, तो ठीक है हम ट्रायंगुलर लमीना बना देते हैं। ये ट्रायंगुलर लमीना बन गया और अब इसको अगर हम सस्पेंड करें फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, यानी ऐसे तीनों कोनों में हमारा छेद रहता है और कोई एक कोने में अगर हम एक मतलब इसको लटकाएं तो एक ऐसा कुछ धागे जैसा लगा देते हैं ना, वो नीचे इस तरीके से पकड़ लेते हैं। मतलब यहाँ अगर हम ऊपर जहाँ से धागा निकल रहा है वहाँ हम इसको पकड़े हुए हैं तो थोड़ी देर ये ट्रायंगल हिलेगा, फिर एक जगह जाके रुक जाएगा, ठीक है। और जब रुकेगा तो हम देखेंगे वो धागा इस तरीके से कुछ आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पता है यहाँ पे कहीं पे बीच में है, तो लिखा है कि जब ऐसा हो जाए और ये जब रेस्ट पोजीशन में आ जाए, मतलब ऐसे रुका हुआ रहे, तब बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट। देखो अगेन देखो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे ये बताना कि कितनों का करेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं छोटा सा लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इसमें क्या है, फोर्स तो चलो कुछ भी लगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हुआ ना, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कुछ है ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं है ना, ये तो उसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है उसी लाइन पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट है, मतलब ये पार्ट है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है, तो इसका पूरा आंसर ज़ीरो होगा। तो मुझे बताना कितनों का आंसर ज़ीरो लिख कर के आए हो। बाकी इतने समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपल अगर आंसर खाली ज़ीरो लिख दोगे तो भी तुम लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू नंबर 3, यहाँ एक डायग्राम दिया है, देखो द डायग्राम शोज व्हील ओ पिवोटेड एट पॉइंट ए। 3 equal forces F1, F2 एंड F3 एक्ट एट पॉइंट B ऑन द व्हील, ठीक है। और देखो ये तीनों इक्वल है, ये दिया हुआ है, तीनों फोर्स इक्वल है। तो नंबर ए पूछ रहा है विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ए। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला किया था। व्हाट वाज मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला? मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। तो अब देखते हैं, ये फोर्स तो बराबर है, चलो यानी कि F तो बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा वही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखते हैं फोर्स वन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ऐसे फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब टैंजेंट है। टैंजेंट होगा तो हमको पता है कि टैंजेंट पे जो रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो है ये नंबर 1 का परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब करते हैं F2 का। तो F2 का जो लाइन निकल रहा है वो लाइन ऐसे निकल रहा है यहाँ पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ऐसा यहाँ तक आएगा, ऐसा कुछ होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है F3। तो F3 का जो फोर्स है वो निकल रहा है ऐसे जा रहा है, तो FP पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऐसा होगा। तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन तीनों डिस्टेंसेस में OB डिस्टेंस, मतलब जो रेडियस है वही सबसे ज़्यादा है जो F1 पे लग रहा है। इसका मतलब विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ए, तो उसका आंसर होगा F1 का सबसे ज़्यादा लगेगा। और रीज़न जो बी में पूछ रहा है, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, तो रीज़न ये बताओगे बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑफ फोर्स 1 इज ग्रेटर than the other two forces F2 and F3. Now coming to number 4 part A,
what should be the angle between the direction of force and the direction of displacement for work to be negative? यानी कि हम एक तो समझ लो यहाँ पे ऐसे तो आ रहा है, कोई बॉडी चल करके आ रही है और हम उस पर फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लगाएं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिखोगे इसका आंसर। नाउ नंबर बी है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला U अपॉन H, वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड H इज द हाइट। ओके, नाउ लेट अस डू दिस। देखो U का फॉर्मूला क्या होता है? U मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, U होता है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, लिखा हुआ भी है वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है mgh, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, U अपॉन H मतलब हुआ mgh डिवाइडेड बाई H, H कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका आंसर हमको मिला mg। अब देखो mg किसका फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है mg? तो ये फॉर्मूला है वेट का। वेट का फॉर्मूला होता है ना mg। नाउ वेट का फॉर्मूला, अब बताना कितनों ने वेट लिखा है, क्योंकि मैंने जब पूछा तो कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वेट की जगह फोर्स लिख दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ma, और हम कहीं कहीं जगहों पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जब बात कर रहे होते हैं तो mg यूज़ करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे g बहुत क्लियरली मैंशनड है, g ही है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो तो वेट ही होता है, फिजिकल क्वांटिटी भी है वेट। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर वेट होगा, बट जिन्होंने इसका आंसर फोर्स लिख दिया है, आई एम नॉट श्योर ICSE बोर्ड वाले कैसे चेकिंग करते हैं, वेट को ही खाली इसका करेक्ट आंसर मानते हैं या फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट मुझे बताना कितनों ने ये किया है कि फिजिकल क्वांटिटी वेट क्लियरली दिख रहा है mg, फिर भी वेट की जगह फोर्स लिख दिया, मुझे बताना। देखो कुछ भी हो सकता है, वेट की जगह अगर किसी ने फोर्स लिखा है तो उनको भी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट माना जा सकता है, आंसर शायद करेक्ट हो जाए, बिकॉज वेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। ओके, कमिंग टू नंबर 5, calculate the power spent by a crane while lifting a load of mass 2000 kg at velocity of 1.5 मीटर पर सेकेंड और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। नाउ पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है वर्क नहीं है, टाइम भी नहीं है। और इसका पावर का एक और फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलो या v लिख दो यहाँ पे। तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं पावर के फॉर्मूला में। हम लिखेंगे ओके कि पावर इज इक्वल टू फोर्स मतलब मास इनटू g, तो हमने लिया 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ले लो, तो वेलोसिटी है 1.5। ओके, सबका सभी ऐसा यूनिट में है तो हमको कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास p का आंसर क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 2000, क्योंकि 10 तो वो पॉइंट से कट जाएगा, 30 और 000, तो 30,000 वॉट इज़ द आंसर। या अगर कोई किलोवाट में लिखना चाहे तो वो 30 किलोवाट भी आंसर लिख सकता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। नाउ कमिंग टू नंबर 6, अ मेटल फुट रूलर इज held at the edge of a table. It is pressed at its free end and then released. It vibrates. ये तो हम नॉर्मली अगर हम ये करके देखें, समझ लो कि ऐसा कुछ एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल पे इस मेटल रूल को इस तरीके से लगा दिया, यहाँ पे रख दिया एज ऑफ द टेबल पे, यहाँ से इसको पकड़ लिए अच्छे से और फिर यहाँ से इसको हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो एक बार नीचे करके छोड़ देते हैं, प्रेस करके छोड़ दिए इस फ्री एंड को, तो हम देखेंगे ये ऊपर नीचे इस तरीके से हिलने लगेगा। तो ये वाइब्रेशन हो रहा है। ये वाइब्रेशन जो है ये कैसी वाइब्रेशन है, लिखा है नेम द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड। तो ये वाइब्रेशन को हम बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्यों है, ये फोर्स वाइब्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इसको प्रेस किया और फिर छोड़ दिया और उसके बाद ये होता रहा। नहीं तो जो फोर्स वाइब्रेशन होता है उसमें क्या होता है, पीरियोडिक फोर्स लगता है ना,
मतलब बार बार फोर्स लगता है, बट इसमें एक बार फोर्स लगाया छोड़ दिया, दैट इज वाई इट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, अब नंबर बी पूछ रहा है स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना का मतलब हो गया वाइब्रेशन और तेज हो जाए, क्या तरीका है? तो वाइब्रेशन तेज हो जाए इसका तरीका है कि इस पर्टिकुलर रूलर को अगर हम पीछे की तरफ खिसका दें, मतलब ये जो बाहर जो फ्री एंड जो है ना ये थोड़ा कम हो जाए, मतलब कि अगर इसको थोड़ा अंदर की तरफ खिसका दिया जाए, मतलब कि ये जो बाहर है टेबल के बाहर, इसको हम कम कर दें, इस लेंथ को हम कम कर दें और फिर वाइब्रेट करें तो हम देखेंगे ये वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूलर आउटसाइड द टेबल, टेबल के बाहर वाला जो लेंथ है उसको अगर हम कम कर दें तो। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 7, लिखा है अ गीजर इज रेटेड 240 वॉट टू 20 वोल्ट। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसको तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या होता है कि व्हेन द गीजर इज ऑपरेटेड at 220 volt supply, it will consume 240 watt power। या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए दैट इज इट विल कंज्यूम 240 watt पावर, आप ये भी लिख सकते हो दैट इट विल कंज्यूम 240 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। क्योंकि दोनों ही चीज़ तुम्हारी बुक में दी हुई है तो कुछ भी यूज़ करो, ऊपर वाला पार्ट लिखो या ये इट विल कंज्यूम 240 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड तो करेक्ट होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, उसका ए करते हैं। लिखा है इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैग्नीफाइड इमेज बनाए कॉन्केव लेंस, इज इट पॉसिबल? लिखा है राइट येस और नो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट विल बी नंबर, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ एन ओपेक पेपर। अगर एक लेंस का कोई पार्ट को ओपेक पेपर से कवर कर दें तो फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, बिकॉज लेंथ का जो पावर है वो तो कम हो नहीं रहा है ना। ओपेक जो पेपर है बस उतना सा पार्ट जो है वो विजन नहीं दे पा रहा है, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दैट्स इट। बाकी के पार्ट में तो हो ही रहा है तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। Now coming to number 2 part A, which electrical component protects the electric circuit in case of excess current and which can also be used as a switch। Now इसके अंदर में भी बहुतों ने 2 आंसर लिख दिए कि 2 मार्क्स का है। एक पूछ रहा है कि किसको स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक जो एक्सेस करंट से बचा है, बट देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि विच कैन ऑल्सो बी यूज, मतलब वो एक ही चीज़ है, वो ही इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेस करंट से भी बचा देता है इलेक्ट्रिक सर्किट को और स्विच की जैसे भी यूज़ हो सकता है। तब तो MCB ही होगा, या तो MCB लिखो या फिर इसका फुल फॉर्म लिख दो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो आंसर करेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू नंबर बी, नेम द वायर टू विच दिस इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि MCB किस पे कनेक्ट होता है तो लाइव वायर पे कनेक्ट होता है। कमिंग टू नंबर 3, लिखा है कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर 2 स्ट्रेच्ड कॉपर वायर्स whose ends are connected to a DC supply as shown in the diagram। ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे DC सप्लाई है, ये पार्ट जो है ये तो फिर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है ऐसे, एरो दे देते हैं, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर इस कंडक्टर से होते हुए ये ऐसे निकलेगा, इसका मतलब कि ऐसे, फिर वापस ऐसे घूमा और फिर ऐसे ये सर्किट पूरा कर दिया, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, अभी नंबर ए पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द कंडक्टर टू एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
देखो इसको ना वैसे मान करके चलो कि एक वो डीसी मोटर वाला जो तुम्हारा डायग्राम है, वैसे कंडक्टर की जगह यहाँ पे बीच में आर्मेचर वो लगा हुआ है। अब उसमें 3 चीज़ें होती थी, हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते थे। थंब जो है वो बताता था कि ओके फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि कंडक्टर कहाँ घूमेगा। और जो फर्स्ट फिंगर मतलब कि जो इंडेक्स फिंगर होती थी वो बताती थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और जो सेकंड फिंगर दैट इज़ जो मिडिल फिंगर होती थी वो बताती थी कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ये जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का 3 में से हमको 2 चीज़ें पता है इसका, कि कंडक्टर जो है ये देखो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल में अगर थंब ऊपर के डायरेक्शन में हो, करंट नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा है, मिडिल फिंगर ऐसे हो, और हमारा जो फर्स्ट फिंगर दैट इज जो इंडेक्स फिंगर होता है वो इस डायरेक्शन में दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में देखो जो थंब है ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यहाँ फोर्स भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, करंट इधर में जा रहा है, थर्ड नंबर फिंगर के हिसाब से यहाँ पे भी जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी ए से बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मैग्नेटिक फील्ड ए से बी होगा, इसका मतलब कि ए पे तो नॉर्थ पोल है और बी पे साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होता है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स, तो हम ए पे नॉर्थ पोल और बी पे साउथ पोल लिखेंगे। और नंबर बी है नेम द लॉ यूज टू फाइंड दिस पोलैरिटीज, तो हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया है। नाउ कमिंग टू नंबर 4, पार्ट 4 जो है वो है थर्मल कैपेसिटीज़, मतलब कि हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटीज़ ऑफ अ सब्सटेंस ए एंड बी आर सेम, ठीक है, मतलब हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है। फिर लिखा है इफ मास ऑफ ए इज मोर देन मास ऑफ बी देन नंबर ए विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी देखो जो थर्मल कैपेसिटी होती है, जो हीट कैपेसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब जो ए का मास है वो ज़्यादा है, देखो दोनों के सी तो कैपिटल सी, मतलब कि सॉरी कैपिटल सी नहीं, सी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी तो दोनों की बराबर है, यानी m इंटू सी तो दोनों का बराबर है। अगर ए का मास ज़्यादा है इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, और बी का मास कम है यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ए पूछ रहा है विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो सब्सटेंस तो बी होगा। एंड नंबर बी पूछ रहा है कि विच सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ, सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। इस केस में ये दोनों इक्वल है, तो बोल रहा है राइज इन टेम्परेचर। अभी राइज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से, तो राइज इन टेम्परेचर मतलब कि डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है फिर Q अपॉन M इंटू सी। ये किसका ज़्यादा है, तो Q किसका ज़्यादा है, किसी का नहीं, Q दोनों बराबर है। MC किसका ज़्यादा है, MC दोनों का ही बराबर है। तो जब Q भी बराबर MC भी बराबर तो चेंज इन टेम्परेचर भी बराबर ही होगा ना, यानी कि किसी का ग्रेटर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा विच सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज, बोथ द सब्सटेंसेज विल शो सेम राइज इन टेम्परेचर, यही होगा, किसी का ग्रेटर राइज है ही नहीं। नाउ नंबर 5 लिखा है हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो आइसोटॉप अफेक्टेड इफ इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अगर वो रेडियो आइसोटॉप मतलब जो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, अगर उसमें कोई भी केमिकल चेंज हो तो रेडियो एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, तो कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट हुआ इसका आंसर। और रीज़न क्या दोगे, रीज़न दोगे कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, ये तो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट डिपेंडेंट ऑन द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज तो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो आउटसाइड, जो आउटर शेल जो होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ओके ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब बताना मुझे सेक्शन ए के क्या आंसर्स तुम लोगों ने रॉन्ग किए, क्या करेक्ट हुए।
और सेक्शन बी के भी सॉल्यूशन लेकर के मैं जल्दी आऊँगी। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब करो। अगर ये सॉल्यूशन समझ में भी आ रहे हैं तो लाइक भी करना वीडियो को। आई विल बी बैक सून। बाय बाय, जय हिंद।